हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? मानव भूगोल। सबसे पहली बार इंपॉर्टेंट बात, मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल है। उसकी शिष्या कौन है, यानी कि चेल्ली कौन है? एनएल शैम्पूल, कुमारी एनएल शैम्पूल। उसके बाद हमने पढ़ा मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण पढ़ा हमने। तो उसमें हमने अलग अलग डेफिनेशन रखी, उनकी अलग अलग जो है विचारधाराएं आई हमारे सामने। 3 विचारधाराएं आई। कौन सी? नियतिवाद या निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। अब सबसे पहला नियतिवाद या निश्चयवाद का समर्थक कौन है, यानी जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल और कुमारी शैम्पूल है। फिर उसके बाद संभववाद का जनक मैंने क्या बताया था? विडाल डी ला प्लास। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? नवनिश्चयवाद का मैंने क्या ट्रिक बताया था याद करने का? टेलर क्या बनाता है? पैंट बनाता है। तो नवनिश्चयवाद का जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अच्छा, आज उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा आगे मानव भूगोल की कर्मिक अवस्थाएं। देखो, मानव भूगोल के कर्मिक विकास की अवस्थाएं। कहने का मतलब भाई, धीरे धीरे मानव ने क्या किया? विकास किया और नई नई तकनीकी अपनाई। तकनीकी अपनाने के बाद उसने भूगोल का जो क्षेत्र विकसित कर दिया, और विकसित करने के बाद जो है आज हम मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और विस्तार से उन चीज़ों को समझते हैं। और इसको एक चीज़ और ही बोलते हैं, समय के गलियारे से मानव भूगोल। क्या? समय के गलियारे से, समय के गलियारे से मानव भूगोल, मानव भूगोल। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम वाइज सिस्टम। सबसे पहली बात मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। कैसे? भौतिकी वातावरण। क्या? भौतिक वातावरण, ठीक है। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक वातावरण। ये याद कर लेना बेटा, भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, ये याद कर लेना। यहां से अपना ये टॉपिक स्टार्ट होता है। भौतिक वातावरण यानी क्या आएगा? मानव का प्राकृतिकरण। क्या आएगा? मानव का प्राकृतिकरण। अच्छा जी। और सांस्कृतिक में क्या आएगा? क्या आएगा? प्रकृति का मानवीकरण। अच्छा जी, देखो ये जो है प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्राकृतिकरण। अच्छा, ये विचारधारा क्या कहलाई? निश्चयवाद या नियतिवाद। जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल है। अच्छा जी, इसमें किसकी प्रधानता है? प्रधानता किसकी बेटा? प्रकृति की। किसकी है? प्रकृति की। अच्छा जी, दूसरी बात है, इसमें क्या करता है मानव? प्रकृति के साथ अनुकूलन। क्या करता है? प्रकृति के साथ अनुकूलन। अच्छा जी, प्रकृति का मानवीकरण क्या कहलाया? ये कौन सी विचारधारा है? कौन सी है? संभववाद। अच्छा जी,
सीधी सी बात है, इसमें किसकी प्रधानता है? किसकी प्रधानता है बेटा? मानव की। ठीक है, मानव क्या है इसमें? स्वामी है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें क्या करता है मानव? क्या करता है? स्थानांतरण। क्या करता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण करता है या फिर रूपांतरण करता है, एक ही बात है, या रूपांतरण। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? निश्चयवाद में प्रकृति का जो है स्वामी होता है, और इसमें क्या होता है? मानव जो है प्रकृति का स्वामी है, और इसमें क्या है? मानव प्रकृति का दास है। ठीक है, और एक नई विचारधारा आई थी, कौन सी? नव निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या कहा? मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति का स्वामी है, वो प्रकृति के साथ क्या करता है? समायोजन करता है। क्या करता है? समायोजन। देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भौतिक वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण, अगर आपसे ये पूछ ले मानव का प्राकृतिक या प्रकृति का मानवीकरण, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये पूरा जो है पुट कर देना, आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखो भौतिक वातावरण ये कौन से मानव की बात है? आदिकाल के मानव की। ठीक है, मानव पहले क्या करता था? आदिवासी और जंगलों में निवास करता था। ये कौन सा है? वर्तमान मानव। ठीक है, बस यहाँ से ये टॉपिक यही खत्म होता है। आगे हम जो है विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखो इसका मैंने एक ट्रिक तैयार किया है मानव के विकास की अवस्थाओं के बारे में, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक बनाई है मैंने। देखो इसमें क्या है? समय, उपागम और क्या प्रमुख लक्षण। अच्छा जी, देखो पहला क्या है? समय। पहला क्या है? ये टेबल है बेटा, टेबल बना लेना, अपने कॉपी के अंदर नोट कर लेना। समय हो गया, उपागम और लक्षण। क्या? लक्षण। अच्छा जी, समय, उपागम और लक्षण, ये एक पीरियोडिक टेबल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो समय, उपागम और लक्षण, इसका ट्रिक मैंने क्या बनाया है कि इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? इसकी 6 अवस्थाएं हैं। 6 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो देखो। पहला कौन सा है? आरंभिकी उपनिवेशी युग। आरंभिकी उपनिवेशी युग। आरंभिकी उपनिवेशी युग। आरंभिकी उपनिवेशी युग। ठीक है, अच्छा इसका जो है उपागम क्या है? अन्वेषण व क्या है? वितरण। क्या? अन्वेषण एवं विवरण या वितरण। ठीक है, अन्वेषण एवं विवरण, ये क्या है? इसका उपागम है। अच्छा इसमें क्या करता है कि जो है नए प्रदेशों क्या करता है? खोज करता है। ठीक है, क्योंकि मानव क्या करता है? नए नए प्रदेशों की खोज करता है, और ये नए नए प्रदेशों की खोज किसने की? विभिन्न भूगोलवेताओं ने नए नए जो है प्रदेश थे उनकी क्या की? खोज की। जैसा कि ये आपको विदित है कि वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा वास्को डी गामा? 20 मई 1498 को। ये बेटा नोट कर लेना, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा?
20 मई 1498 को। अच्छा, वास्को डी गामा क्या था? एक कुछ जो है एक्सपर्ट नाविक था। क्या था? एक्सपर्ट नाविक था। तो वो जो है यूरोप से एशिया महाद्वीप से होते हुए उसने भारत की खोज की। कब की? 20 मई 1498 को। अभी वास्को डी गामा को ही भारत का क्या कहते हैं कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आती है एक बहुत सारे बच्चों के माइंड में भारत आते ही क्या आता है? अमेरिका आता है। अमेरिका की खोज किसने की? क्योंकि अमेरिका सबको पसंद है, क्योंकि वहाँ क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। और डॉलर तो सबको पसंद होते हैं। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? बहुत ही गर्मा गर्म बात है, अमेरिका की खोज। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? कोलंबस ने। कौन है? कोलंबस। किसने खोज की थी? कोलंबस ने की थी। वो भी क्या था? भूगोलवेत्ता था। क्या था? भूगोलवेत्ता। कब की थी? 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर कब की थी? 1492 को। 12 अक्टूबर 1492 को। ठीक है। अच्छा जी, कहने का मतलब जो है भारत से पहले ही इसकी खोज हो गई थी। किसकी? अमेरिका की। ठीक है। अच्छा जी, चलिए दोस्तों, आगे हम इस टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं। देखो, दूसरा है, दूसरा कौन सा है? उत्तर उपनिवेशी युग। क्या है? उत्तर उपनिवेशी युग। ठीक है। अच्छा जी, उत्तर उपनिवेशी युग में क्या होता है? प्रादेशिक विश्लेषण। क्या? प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रदेशों, सभी प्रदेशों का क्या कि सभी प्रदेशों क्या करेंगे हम? इसमें सभी प्रदेशों का वर्णन करेंगे। सभी प्रदेशों का वर्णन। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा अगला अपना क्या है? 1930 के दशक का, 1930 का दशक, 1930 का दशक। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 4 आता है अपना 1950 और 1960 का दशक। उसके बाद नंबर 5 आता है 1970 का दशक। और नंबर 6 है 1990 का दशक। ठीक है। 1900 सबसे पहला आरंभिक उपनिवेशी युग, उसके बाद उत्तर उपनिवेशी युग, फिर 1930 के दशक और 30 का दशक, फिर 1950 और 60 का दशक। ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, और 1970 और 1990। इसको याद करने का ट्रिक देखो बेटा, कैसे याद करोगे? आ उत्तर 1930 के दशक का, 50, 60, 70, 90। देखो इस यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। आ उत्तर 1930 के दशक का, 50, 60, 70, 90। आ उत्तर 1930 के दशक का, 50, 60, 70, 90। अच्छा, आ से क्या हो गया? आरंभिक उपनिवेशी युग। ऊ से क्या हो गया? उत्तर उपनिवेशी युग। अच्छा, 50, 60 का जो है दशक
अच्छा उसके बाद 70 का दशक है, उसके बाद 90 का दशक है, ठीक है। आ उत्तर 1930 के दशक का 50 60 70 90, या फिर ऐसे याद को आ उत्तर 1930 के दशक का 50 60 तेरे और 70 90 मेरे। दोबारा सुनो, आ उत्तर 1930 के दशक का 50 60 मेरे और 70 90 तेरे, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक याद हो गया। ये तो आपके समय का ट्रिक था जो मैंने बताया आपको। आ उत्तर 1930 के दशक का 50 60 तेरे और 70 90 मेरे, याद करना पड़ेगा बेटा। 2 5 6 बार दोहराओगे तो आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा, हैं। जैसे कि पिज्ज़ा बर्गर का नाम आपके माइंड में फिट होता है, ऐसे ये भी फिट हो जाएगा। कोई बड़ा नहीं बात नहीं है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको समझने की वो है। देखो, आ उत्तर 1930 के दशक का 50 60 तेरे और 70 90 मेरे। देखो ये क्या है, उपागम। अच्छा, अब बात करेंगे हम 1930 के दशक की। तो 1930 के दशक में क्या होता है, क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन, ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन, ठीक है। फिर 1950 और 60 में क्या होता है, जो है क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन। और 70 में क्या करेंगे, 70 में क्या होता है, जो 3 नई विचारधाराएं आई। 70 में कौन सी आई, 3 नई विचारधारा। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा चैप्टर। और 1990 में क्या होता है, जो है उत्तर आधुनिक युग। उत्तर आधुनिक, उत्तर आधुनिक काल, ठीक है। अच्छा, फिर क्षेत्रीय विभेदन में हम जब सबसे पहली बात नए नए प्रदेशों की खोज कर देने के बाद उनका वर्णन किया गया। वर्णन करने के बाद क्या करेंगे, हमें उनमें गुण देखेंगे। क्या करेंगे, गुणों के आधार पर अन्य प्रदेशों में भिन्नता। कहने का मतलब है, हमने जो है प्रदेशों की खोज की। प्रदेशों की खोज करने के बाद हम अन्य जो प्रदेश है उनसे क्या देखेंगे, भिन्नता। भाई भिन्नता कैसे, भाई जैसे कि यूरोप के देश हैं, ठीक है, और भारत के देश हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग क्या होते हैं, काम होते हैं, अलग अलग तरीके की कृषि होती है। जैसे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि जम्मू में बहुत ज़्यादा क्या है, ठंड होती है। कश्मीर में तो बर्फ़ पड़ती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। जम्मू चेरापूंजी में अगर बारिश होती है वहाँ पे, जबकि राजस्थान में क्या पड़ती है, कड़ाके की गर्मी पड़ती है। और राजस्थान में चूरू तो क्या है, गर्मी का गढ़ है। तो अलग अलग क्षेत्रों के गुणों के आधार पर क्या की इसने प्रदेशों को देखा और उसमें भिन्नताएं बताई। और सीधी सी बात है, जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड लोगों की जो त्वचा होती है वो क्या होती है, भारत के लोगों से बहुत ज़्यादा गोरा होते हैं, ठीक है। मानव क्या होता है, बहुत ज़्यादा गोरा होता है, जबकि भारत के लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक मैन, है ना। और बाहर से भी बहुत ज़्यादा काले हैं, ऐसी बात नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में आप देखते हो हैं, रात को तो दिखाई नहीं देती और दोपहर में भी दिखाई नहीं देते, वो बस में बैठते हैं तब, है ना। वो तो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग गुणों के आधार पर उनकी हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन में क्या होता है, जो है सांख्यिकी। क्षेत्रीय संगठन जो है उसमें क्या होता है कि क्या ही जो है सांख्यिकी विधियां,
सांख्यिकी की विधियां, इनमें क्या होने लग गया हैं? इनमें सीधी सी बात है, मानव को तो भूल गए। किसमें? सांख्यिकी विधियों में। इसमें मानव को भूल गए। इसमें किस पे जोर होने लगा? मशीनों पे जोर होने लग गया। मशीनों पे जोर होने से क्या हो गया? जो वैज्ञानिक उपकरण है, जो जैसे कि बैरोमीटर है, थर्मामीटर है, उनका उपयोग होने लग गया। और सैटेलाइट से जो क्या करने लग गए, जो है नए नए प्रदेशों की खोज करने लगे, खोज करके उनका विस्तार प्रस्तुति करने लग गए, और बताने लग गए कि वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में किस किस तरीके के लोग रहते हैं, उनके क्या क्या क्रियाकलाप हैं, क्या क्या उनकी गतिविधियाँ हैं, किस तरीके से वो समाज में रहते हैं, और क्या क्या उनमें भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और आर्थिक वातावरण में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या वहाँ की वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, जलवायु कैसी है, उन सभी का इसमें अध्ययन किया गया। मानव का क्रियाकलाप, उनका आवास, उनका काम करने का तरीका, रहने का तरीका, और सांस्कृतिक वातावरण के अंदर किस तरीके से रहते हैं, वो सभी समस्त गतिविधियाँ जो किससे होने लगी? वैज्ञानिक उपकरणों से। लेकिन फिर क्या किया? 1970 के दशक में 1970 के दशक में 1990 के दशक में क्या हुआ? 1990 के दशक को क्या कहते हैं? उत्तर आधुनिकवाद या फिर जो है वैश्विक सिद्धांतों का स्थानीय रूप से समझाया गया। क्या किया गया? 1990 का जो था उसमें क्या किया गया? वैश्विक, याद रखना बेटा, वैश्विक सिद्धांतों को समझाया गया। वैश्विक सिद्धांतों को समझाएगा। देखो सीधी सी बात है, मानव भूगोल की कर्मी की विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया मैंने। समय, उपागम और लक्षण। आरंभिक उपनिवेशी युग में क्या करते थे? अन्वेषण और विवरण। कहने का मतलब नए नए प्रदेशों की खोज करना। जैसे कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 20 मई 1498 को। ठीक है, वो क्या था? एक कुशल या फिर साहसी नाविक था। उसके बाद उत्तर उपनिवेशी युग। उत्तर उपनिवेशी युग में क्या होता है? प्रादेशिक विश्लेषण। करने का मतलब प्रदेशों का जो उसने खोज की है उसका वर्णन करना। उसके बाद 1930 के दशक में क्या किया? जिन प्रदेशों का उसने खोज की, वर्णन किया, उनका अलग अलग क्षेत्रों में बांटना। और अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बांटेंगे? उनके गुणों के आधार पर, उनके जो क्रियाकलाप है उनके आधार पर, रंग के आधार पर, तो उनको गुणों के आधार पर बांटा गया। फिर 1950 और 60 का दशक जो बांटा गया है उनको संगठन के माध्यम से क्या करेंगे? जो है संगठन के माध्यम से उनका वर्णन करेंगे। और फिर 1970 में 3 नई विचारधाराएं आई। कौन कौन सी आई? 3 नई विचारें। कल्याणपरक, वो देखो नंबर 1, 1970 के दशक की बात है बेटा। ये 1970 के दशक में क्या आई? 3 नई विचारधाराएं आई। कौन सी? कल्याणपरक। ठीक है। नंबर 2 है, कौन सी है? नंबर 2 रेडिकल या आमूलवादी। कौन सी है? आमूलवादी। ठीक है। और नंबर 3 जो है वो विचारधारा कौन सी है? कौन सी है? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी। देखो इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कल्याणवादी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कल्याणवादी को? मानवतावादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानवतावादी। मानवतावादी। ठीक है। अच्छा, जो मानवतावादी विचारधारा में क्या था? जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। आपसे पूछ सकता है 1970 के दशक में जो 3 विचारधाराएं आई उनके बारे में बताइए। तो कल्याणपरक से नाम से भी आ सकता है मानवतावादी।
उसमें किस पे जोर दिया गया? शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पे, कि मानव को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य के लिए चिकित्साएं सुविधा चाहिए उसको, और रहने के लिए क्या चाहिए? आवास चाहिए। उसके बाद अमूलवादी विचारधारा के अंदर ये किसकी है? जो है रेडिकल की है। को किसकी है? रेडिकल की है। इसमें क्या कहते हैं कि मानव की समस्त जो क्रियाकलाप है, जो उसकी गतिविधियां हैं, उनके विकास की, तो उसके संपूर्ण क्या मिलनी चाहिए? सुविधाएं मिलनी चाहिए। और उसके बाद व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर क्या आता है? व्यवहारवादी जो विचारधारा है उसमें जो है सभी धर्मों को क्या मिलनी चाहिए? समानता मिलनी चाहिए और हर क्षेत्र के लोगों के साथ समान के साथ व्यवहार करना चाहिए। गरीब और अमीर लोगों के बीच कोई असमानता नहीं होनी चाहिए और सभी का अच्छे से जो है अनुपालना करते हुए हमारे संविधान की, और उनको समझते हुए अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं सभी में एक सिस्टम वाइज जो व्यवहार होना चाहिए और हर चीज़ को गहराई से जो है समझ के मानव है क्या? मानव क्या है? मिट्टी के समान है, इसलिए सभी लोग एक समान हैं। इसलिए किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग को लेकर, गुणों को लेकर और किसी धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का कोई जो है सामाजिक बहिष्कार या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और हर चीज़ को जो है समझें और जानें। आज कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, बताइएगा ज़रूर। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। एक बार ट्रिक फिर से बता देता हूँ। आरंभिक उपनिवेशी युग, उत्तर उपनिवेशी युग 1930 के दशक का, 50 और 60 का, 1970 और 90 का। देखो इसका ट्रिक है, आ उत्तर 1930 के दशक का, 50-60 तेरे और 70-90 मेरे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आगे की कक्षा में हम आपको एक क्षेत्र और उपक्षेत्रों के बारे में हम वर्णन करेंगे, जो कि बहुत ही धमाकेदार क्लास आएगी। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जो है उसको ट्रिन ट्रिन बजाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हमें नए नए ट्रिकों के साथ आपके सामने हम नए नए तरीकों के साथ आपको पढ़ा सकें। और मैथ की क्लास दीपक सर ने आपको पढ़ाई कैसी लगी वो भी बताइएगा, और ज्योग्राफी मैंने बताया वो भी बताइएगा कि किस तरीके से आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस चीज़ के लिए आपको लिए बेटर से बेटर देने की कोशिश करेंगे। और बोर्ड की कक्षा 12th और 10th का विषय ध्यान रखते हुए हम एनसीईआरटी सिलेबस आपको करवा रहे हैं, और एनसीईआरटी सिलेबस का पूरा ध्यान करते हुए हम आपको सिस्टम वाइज पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आई बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और जो सपोर्ट कीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी है उसको ट्रिन ट्रिन बजाते रहिए। और इसी क्लास के साथ मैं विराम चाहूँगा और नई क्लास का वेट कीजिएगा। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि ये सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा और अपना शेयर करने का तरीका वो बदलिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मौज, टेलीग्राम, इन पे शेयर कीजिएगा और हमें पूरा सपोर्ट कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो है ये लिम्पी नामक जो बीमारी आई हुई है गायों के लिए, उसके लिए अपने और अपने पशुओं का ध्यान रखिएगा। और बस इसी बात के साथ मैं विराम चाहूँगा। जय हिंद।